नमस्कार, मैं ईश मधु तलवार 5 बत्ती पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने समय के एक महत्वपूर्ण कवि नंद चतुर्वेदी जी से खास मुलाकात। नंद चतुर्वेदी राजस्थान के उन महत्वपूर्ण कवियों में रहे हैं जिन्होंने अपने रचना कर्म से राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी पहचान बनाई। वे शब्दों के अद्भुत कारीगर थे। नंद चतुर्वेदी को सभी लोग नंद बाबू कहकर बुलाते थे। जो लोग उनसे मिले हैं वे जानते हैं कि सामान्य बातचीत में भी उनकी शब्दावली बेहद दिलचस्प होती थी। वे जहाँ भी होते थे आकर्षण का केंद्र होते थे। उनके ठहाके भी लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। नंद बाबू का व्यक्तित्व अत्यंत जीवंत और मुखर था। राजनीतिक आंदोलनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया और वे समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। नंद बाबू से मैंने यह इंटरव्यू उदयपुर में उनके निवास पर कोई 1 दशक पहले लिया था और हम कह सकते हैं कि वीडियो पर यह उनके जीवन का अंतिम साक्षात्कार है। मुझे याद है तब उन्होंने समाजवाद से जुड़े एक प्रश्न पर कहा था, अब जितना मेरा जीवन बचा है वह उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो पिछड़े हैं, गरीब हैं और आज भी संताप झेल रहे हैं। नंद बाबू 92 वर्ष की उम्र में 2014 में हमें छोड़कर चले गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप पेश है ये बातचीत। तो आइए देखते हैं नंद बाबू से एक खास मुलाकात। श्री नंद चतुर्वेदी राजस्थान के उन शीर्ष साहित्यकारों में हैं जो साहित्य में एक नई भाषा लेकर आए, जिन्होंने नए रूपक गढ़े और जिन्होंने अपने साहित्य सृजन से राजस्थान को देश में एक नई पहचान दी। नंद बाबू, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम बहुत लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं कि साहित्य जो है वो समाज को बदलता है, दुनिया को बदलता है। आप 88 बसंत देख चुके हैं और एक पूरा युग आपने साहित्य का देखा है। क्या कोई समाज में बदलाव आया साहित्य से? क्या कोई दुनिया बदली? दुनिया तो बदली, लेकिन मेरे लिए ये कहना संभव नहीं है या मुमकिन नहीं है कि वह साहित्य की वजह से बदली। और मैं कोई बड़े दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि दुनिया साहित्य से बदल जाती है, लेकिन इतना मैं आपको कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि साहित्य के अनुकूल होने से, बदलाव के अनुकूल होने से बदलाव का रास्ता सरल होता है। बदलाव के लिए एक ज़मीन तैयार होती है और बदलाव के लिए एक भूमिका बनती है। नंद बाबू, आपके काव्य संग्रह का शीर्षक है यह समय मामूली नहीं है। क्या वास्तव में ये समय मामूली नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ईश मधु कि यह समय जटिल है और जटिल इस अभिप्राय में है कि हमारे सबकी आकांक्षाएं, हमारी सबकी लालसाएं, इच्छाएं, वे इतनी संश्लिष्ट हो गई हैं कि हम स्वयं यह समझते हैं कि जैसे हम अपने आप को ही समझ नहीं रहे हैं। तो जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी या इसकी कविताएं लिखी गई हैं, उस समय तो ये फिर भी सरल था कहना कि यह समय मामूली नहीं है। लेकिन अब तो और भी समय को समझना, समय का गैर मामूलीपन कठिन हो गया है। साहित्य में लंबे समय से ये बहस चलती रही है कि शिल्प महत्वपूर्ण है या विचार महत्वपूर्ण है। आप क्या मानते हैं? यदि विचार महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा विचार महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न साहित्य में कई बार आता है, कई बार उठता है कि विचार महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण है। इसका एक उत्तर जरा थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि विचार और तकनीक जब दोनों मिल जाते हैं तभी बड़े साहित्य की
रचना होती है। और बड़े साहित्यकार विचार और तकनीक को इस कदर मिलाते हैं कि यह कहना मुश्किल हो जाता है कि विचार महत्वपूर्ण है या तकनीक महत्वपूर्ण है। नंद बाबू, हम जो बात कर रहे थे कि विचार और जो इसका शिल्प है उसको कुछ बड़े जो साहित्यकार हैं, बड़े कवि हैं, वो ऐसे मिलाते हैं कि पता नहीं लगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, विचार और शिल्प की दृष्टि से अज्ञेय के बारे में आपकी क्या राय है? उनका जो वैचारिक जगत है वो एक प्रकार का निजी जगत उसमें ज़्यादा शामिल होता है, और जो हमारी दुनिया के संताप हैं, दुनिया के क्लेश हैं, वो अपेक्षाकृत उनकी कविता में कम आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कविता एक निजी और बेहद प्राइवेट सा कर्म है, और इस दृष्टि से उनकी कविताओं का मुहावरा, उनकी कविताओं की शब्द रचना वह एक आंतरिक यात्रा करती है, और वे बाहर के मुहावरे को, बाहर के संसार को कम ग्रहण करते मालूम होते हैं। नहीं, लेकिन अज्ञेय के जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि उनके भी सामाजिक सरोकार रहे हैं जिन पर उन्होंने निरंतर लिखा है। निसंदेह उनके सामाजिक सरोकार हैं, लेकिन वे सामाजिक सरोकार थोड़े निगूढ़ किस्म के हैं, थोड़े से आंतरिक उनकी जटिलताएं इतनी हैं कि हमें ये लगता नहीं है कि इनके सरोकार और हमारे सरोकार एक हैं। ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि कविता के सरोकार हमारे भी सरोकार हो जाएं। जैसे आप फिर नागार्जुन में और अज्ञेय में आप क्या फर्क? हाँ, नागार्जुन, मुझे ऐसा लगता है कि नागार्जुन ने जो मुहावरा ग्रहण किया है वह देशी मुहावरा है, और जो अज्ञेय का मुहावरा है वह बौद्धिक मुहावरा है। तो बौद्धिक मुहावरा होने के कारण उनका जो ऑडियंस है, उनके जो पढ़ने वाले हैं, वह एक दूसरे प्रकार की ऑडियंस है। लेकिन नागार्जुन की ऑडियंस एक सार्वजनिक ऑडियंस है। एक तो मुझे ये मालूम पड़ता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि नागार्जुन जो भाषा व्यवहार करते हैं वह एक क्लेश के संसार से, एक संताप के संसार से, एक गरीबी के संसार से आती हुई भाषा है, और इसलिए उनका मुहावरा, उनका प्रभाव हमें अधिक अपने निकट का लगता है, अपने पड़ोस का लगता है। ऐसा मालूम होता है कि नागार्जुन की कविता हमारे पड़ोस की कविता है, और अज्ञेय की कविता हमें ऐसा मालूम होता है थोड़ा कि दूर से किसी वादी से, किसी गुफा से, किसी एक अजाने से लोक से एक आवाज़ आ रही है जिसे हम ज़्यादा पहचानते नहीं। आप लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे हैं, और आपके गांव जहां आप रहे, ननिहाल, वो आपको अक्सर याद आता है, और ये समाजवादी विचारधारा आपकी कविताओं में कहीं ना कहीं वो विचारधारा नज़र भी आती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? दरअसल ईश मधु, मैं अब भी वहीं हूँ। मुझे अब भी प्रकारांतर से समाजवादी विचारधारा ही कविता का मुख्य सरोकार लगता है, और मुझे अब भी यही लगता है कि यथासंभव मैं उन्हीं का आदमी बना रहूं जहाँ से, जिन छोटे गांव से मैं आया हूँ, या जहाँ के क्लेश मैंने देखे हैं। मैंने वो स्त्रियाँ देखी हैं कि जो अपने गांव में जूते नहीं पहनती थी, या जो लंबे संताप के बीच से गुजरती थी। यहाँ तक कि हमारे परिवार की स्त्रियाँ भी इस जैसे संताप से गुजरती थी। इसलिए मैं अब भी ये कहने से इनकार नहीं कर सकता कि मैं समाजवादी कवि नहीं हूँ। अब भी मैं समाजवाद का पक्षधर हूँ, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब तो थोड़ा सा ही जीवन रह गया है। मैं उन्हीं लोगों का अगर मंगलगान करता रहूं, उन्हीं लोगों के कष्टों की अनुभूति को व्यक्त करता रहूं, लेकिन मैं सस्ता कवि नहीं होना चाहता। मैं सरल कवि तो होना चाहता हूं, लेकिन मैं सस्ता कवि नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि सस्ता कवि वस्तुओं का कवि हो जाता है। सरल कवि शब्दों की महिमा गरिमा को समझते हुए सरल बना रहता है। जैसे
कबीर को मैं सरल कवि मानता हूँ, लेकिन सस्ता कवि नहीं मानता। ये मैं अंतर बराबर करे रहना चाहता हूँ। इसलिए समाजवादी कविता को मैं बाजारू कविता से, तात्कालिक कविता से भिन्न मानता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनुष्य के दुख सुख की कविता वो वास्तविक कविता है। नंद बाबू, आप झीलों की नगरी में रहते हैं, जहाँ से राजस्थान साहित्य अकादमी का दफ्तर भी संचालित होता है। साहित्य के उत्थान में इन अकादमियों के योगदान के बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि मूलतः तो साहित्य की ऊर्जा एक आंतरिक ऊर्जा ही है, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य अकेडमी इत्यादि जो जो आयोजित करती है जी, उससे साहित्यकार को मदद मिलती है और साहित्यकार के लिए एक मैत्री समूह मिलता है। मैत्री समूह का मिलना मैं समझता हूँ कि साहित्य की ऊर्जा के लिए, साहित्य के उन्नयन के लिए आवश्यक है। इसलिए कैसी भी साहित्य अकेडमियों की दुर्गति दुर्दशा हो जाए या हो रही हो, तब भी मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि साहित्य अकेडमियों के वजूद को, साहित्य अकेडमियों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नंद बाबू, आपने एक बार कहा था कि ये जो साहित्यिक अकादमियाँ जो हैं, इनकी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कायम नहीं रह पाती है और ये अंततः सरकारी हो जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी बनी रहे, अगर वो राजनीतिक कारणों से वो जो हम देख रहे हैं, हमारे राजस्थान में भी देखते हैं कि अगर उनकी पार्टीबाजी या पार्टी के खेमे की वे संस्थाएं बनती हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि उनका स्वभाव, उनका मिजाज, उनका चरित्र बदली। और मैं ऐसा समझता हूँ कि किंचित संगठित आवाज़ उठाने से बहुत से लाभ होते हैं और ऐसी आवाज़ भी संगठित साहित्यकारों की होनी चाहिए। ये साहित्य अकादमियों के जो पुरस्कार हैं, किसी भी अकादमी के पुरस्कार हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, राज्य के साहित्य अकादमियों के पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों के बारे में आपकी क्या धारणा है? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो छल हैं, जो छलावे हैं, उन छलावों से यथासंभव बचना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि न हम ही उस छलावे में शामिल हो और न ऐसा वातावरण बने कि छल के कारण ही कोई पुरस्कार प्राप्त कर ले। लेकिन पुरस्कार में क्या परहेज है? नंद बाबू, आपका सृजन का, साहित्य सृजन का एक बहुत लंबा स्पान रहा है, आप बहुत लंबे समय से लिखते रहे हैं। इस उम्र में आके, इस पड़ाव पर आकर आपको क्या लगता है कि आपने क्या लिख लिया, आगे क्या लिखने से रह गए, आगे आपके क्या सपने हैं? मेरा तो इसमें तो कोई अब सपना नहीं है। मैं तो अपने लगातार जो कुछ सपने हैं उनको आज भी उसी तल्लीनता से, आज भी उसी गरिमा के साथ लिखता हूँ। नंद बाबू, आजकल आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी तो सामान्य सी दिनचर्या है, प्रातःकाल उठा के और जो अपना सामान्य सा जीवन है उसको, और फिर मैं कुछ पढ़ता हूँ। और दूसरे मित्रों ने, अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि वो ये चाहते हैं कि मैं उनके कविताओं पर, उनके पुस्तकों के ऊपर कुछ लिखूं, तो उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, उनके आदेश का पालन करता हूं। फिर अपना स्नान और भोजन वगैरह करके और फिर थोड़ा विश्राम करता हूं और फिर जो अपराह्न होता है उस अपराह्न में फिर कुछ जो पत्र पत्रिकाएँ मेरे पास आती हैं, और यार लोगों की मेहरबानी है कि वो कम संख्या में नहीं आती, हर महीने 25-30 पत्रिकाएं भी आ जाती हैं। नंद बाबू, इन दिनों आपने कोई नई किताब पढ़ी, उसके बारे में बताएंगे? अभी मेरे पास महाराष्ट्र हिंदी एकेडमी से 4 पुस्तकें आई हैं और मैंने एक पुस्तक मराठी के एक IAS लेखक की पढ़ी है, जो वहाँ के अध्यक्ष ने जिसका अनुवाद किया है। लेखक हैं भारत सासणे और अनुवादक हैं उनके अध्यक्ष एकेडमी के हिंदी के दामोदर खड़से। मैंने पुस्तक पढ़ी है, उसका नाम है शुभ वर्तमान, ऐसा उस लेखक का नाम है। लेकिन मुझे ये बहुत ही आनंद आया
कि मराठी के उस लेखक ने जो जिस तकनीक का, एक अद्भुत तकनीक का जो निर्वाह किया है, मुझे इधर हिंदी के कुछ लेखक वगैरह का पढ़ने का सुअवसर मिला है, लेकिन उस तरह का मुहावरा, उस तरह की अभिव्यक्ति कौशल, उस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन विद लैंग्वेज, वो हिंदी की अपेक्षा मुझे प्रादेशिक भाषाओं में होता ज़्यादा नज़र आता है। तो ये जो पुस्तक है, और अभी एक बड़ी सी उनका वो एक उपन्यास आया है जिसका नाम है चूं, बस उसका नाम है चूं, वो मैं अब पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, आपके जो कंटेम्प्रेरी जो लेखक थे आपके समय में, हिंदुस्तान के, बाहर के, गोरकी थे और थे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते ईश मधु का हमारा कोई कंटेम्प्रेरी संसार ही नहीं था। रियासतों की सीमाएं इतनी संकुचित, इतनी छोटी थी कि उस वक्त कौन कंटेम्प्रेरी। जब मैं 7वीं क्लास में था तो एक समस्या पूर्ति थी, वो मैंने और मेरे पिता ने मिलकर बनाई, दरबार में हमने सुनाई, दरबार बड़े प्रसन्न हुए। बाद में उन्होंने मुझे 4 रुपये का पुरस्कार दिया, और मुझे ऐसा लगा कि 4 रुपये के पुरस्कार के साथ एक त्रिलोक मेरे हाथ में आ गया हो। और उसके बाद मैं तो लालटेन जलाता था, और मुझे किसी ने ये कह दिया था कि एक सरस्वती रात को आती है कहीं से, तो मैं लालटेन जला के और सीढ़ियों से इंतज़ार करता था कि सरस्वती आ रही है, सरस्वती आ रही है, और कुछ लिख लेता था तो मेरी माता को ही सुनाता था। हमारे परिवार में पिता तो मेरे बाहर रहते थे, वो मेरी माता ही होती थी। नगर में मेरा बड़ा सम्मान इसलिए था कि एक छोटा लड़का जो है वो कविता कर रहा है। हमारे मोहल्ले के लोग कहते, देखो माँ का मोहल्ला को बाया जी छे ना, वे कविता कर रहा है, वो कवि हो गयो, वो कवि हो गयो। तो वो कवि हो गया, कुछ ऐसा वो वर्णन करते थे कि मुझे छंदविहीन कविताएं लिखते थे तब भी। ना 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 ना, छंदविहीन कौन, आप कैसी बात कर रहे हैं। छंदविहीनता तो बहुत बहुत मैंने कई करवटें और पापड़ बेले हैं ईश मधु, ये। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि कौन सा काल आ रहा है, और मैं अपनी भाषा को, अपने तेवर को लगातार बदलता रहा, और बदलने में मुझे कोई गुरेज नहीं हुआ। तो आज भी देखेंगे कि अगर आप मुझे पिछली कविताओं की भाषा का स्मरण दिलाएं तो आज पाएंगे कि मैंने अपनी भाषा में काफ़ी परिवर्तन कर दिया है, और उसको पुष्ट बनाने में, उसकी अभिव्यक्ति को मजबूत बनाने में, ताकतवर बनाने में मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कोई दंड बैठक लगाता हो पहलवान, उस प्रकार से एक कविता को रख देता हूँ, उस कविता को फिर पढ़ता हूँ, आवश्यकता हुई तो फिर बदल देता हूँ, फिर उसको प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजता, फिर रख देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, आवश्यकता होती है फिर बदल देता हूँ। इसमें मुझे ये कभी संकोच नहीं होता। तो ये तो बहुत लेटर पीरियड की बात है जिसमें मैंने अतुकांत कविता, और आज भी इस मधु में चतुष्पदी भी लिखता हूँ, सवैया भी लिखता हूँ, कवित्व भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, अतुकांत भी लिखता हूँ, मेरी मर्जी आए जो करता हूँ। नंद बाबू, आपके बचपन की कोई यादें बताइए। नहीं, इसमें तो बचपन की यादें, एक तो कई प्रकार की यादें हो सकती हैं। सबसे बड़ी याद तो यह है कि मैं गणित में एक फिसड्डी का विद्यार्थी था, और मेरे एक बार 9वीं क्लास के अंदर बहुत ही लज्जाजनक अंक आए थे, जो 100 में से 2 ही नंबर आए 2 ही नंबर आए थे, तो फेल हो गया।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, मेरे माता पिता थे, उन्होंने कोई इसके संबंध में जैसे उनके लिए ये कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कोई ने मुझे लांछित किया, न मुझे कोई धिक्कारा, न कोई पीड़ित किया। एक सहज भाव से उन्होंने से सोचा कि जैसे एक दौड़ है, उस दौड़ में मंजिल नहीं मिली तो नहीं मिली, और दौड़ो। और उन्होंने मुझे किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं किया उन 2 नंबरों के बावजूद भी। तो अब मैं जब माता पिताओं को देखता हूँ अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हुए, उन संतापग्रस्त होते हुए, और उनमें एक कॉम्पिटिटिव भावना भरते हुए, तब मुझे अपने माता पिता की कुछ अच्छा ही लगती है कि 100 में से 2 नंबर पाने वाले लड़के को तो उन्हें कितना लांछित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना, न उन्होंने मुझसे कुछ बुरा कहा। मैंने 1 साल और मेहनत करके थोड़े अंक प्राप्त करके और अपना 9वीं क्लास पार कर ली। जब 10वीं क्लास पार कर ली, गणित वणित में नंबर लाल हुआ के, तब मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि अब मैं सुरक्षित हो गया। हम बाबू अपने आप कोई एक कविता सुनाना चाहेंगे, सुना सकते हैं कोई? मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ, क्योंकि उससे आपके श्रोता भी प्रसन्न होंगे जो इस लंबी इंटरव्यू से ऊब गए होंगे। वो उस नाम की एक पुस्तक भी अभी निकली है, गा हमारी जिंदगी कुछ गा। गा हमारी जिंदगी ही कुछ गा, गा हमारी जिंदगी ही कुछ गा। इन ढलानों पर हुआ सुनसान, इन ढलानों पर हुआ सुनसान। रोशनी ऐसी बची अनुमान, आदमी क्यों हो गया है बर्फ, आदमी क्यों हो गया है बर्फ। आग का कोई समंदर ला, गा हमारी जिंदगी कुछ गा। नंद बाबू, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ईश्वरू, ये तो तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारा प्रेम है कि तुम यहाँ आए और तुमने इतना समय मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थी नंद बाबू से एक खास बातचीत। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे शाम 5 बजे 5 बत्ती पर। आपको ये कार्यक्रम यदि पसंद आया हो तो कृपया 5 बत्ती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।